नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे जीरे की, जहां पर ऑल टाइम हाईज पर कारोबार है, लेकिन कितने फंडामेंटल्स हैं और कितना अब सट्टा यहां पर बनने लगा है, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे दालों की, जहां पर सरकार ने अब टमाटर के बाद दालों को भी, स्पेशली चने को, यहां पर सब्सिडी के तहत बेचने की बात करी है। क्या है यहां पर इम्पैक्ट, क्या है फंडामेंटल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 75 के आसपास किस तरह यहां पर बनने लगे हैं, किस तरह का प्रेशर और इस हफ्ते में क्या फंडामेंटल्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी अमित खरे, राजकोर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजकोर और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। शुरुआत लेकिन आज यहां पर जीरे के साथ कर लेते हैं। और इस कमोडिटी ने आपको इस साल में करीबन 80 से 90% का इजाफा ऑलरेडी बनाते हुए दिखाया है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स यहां पर स्ट्रांग रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं था पिछले साल की तरफ से। फसल इस बार भी हमने यहां पर कमाते हुए देखी और 4% का इजाफा आपकी स्क्रीन पर 60,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव यहां पर अब बनते हुए नजर आए हैं। क्लियरली तेजी के साथ यहां पर लगातार कारोबार है। अमित, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, अगर हम चार्ट्स पे इसे देखें तो ये कमोडिटी कितनी ओवरबॉट नजर आती है, और अब बाजार ये बातें भी करने लगा है कि खरीदार यहां पर ज्यादा हैं, तो फंडामेंटल्स यहां पर जो भी हो, लोग अपना माल पकड़ के रखना चाहते हैं, स्टॉकिस्ट के पास माल है, फ्यूचर्स में खरीदारी है, तो स्पेक्युलेटिव यहां पर ट्रेड या परसेंटेज कितनी बनती हुई देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मेरे को लगता है चार्ट जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, आरएसआई जो है, जो कि इसका एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो कैलकुलेशन करता है, वो भी 69 के आसपास है। तो मेरे को लगता है अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 85 के आसपास तक भी एक बार गई थी। तो अभी ओवरबॉट वाला सिचुएशन तो अभी चार्ट में मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे को लगता है प्राइसेस अभी और अपसाइड का मोमेंटम नियर टर्म में ले सकते हैं। स्पेसिफिक लेवल अगर मैं बात करूं तो 60,700 जो करंट भाव है, इसके आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 2 से 3 दिनों का टारगेट मेरे को लगता है 62,000 के आसपास है, और नीचे में 59,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें। ये टारगेट धीरे धीरे करके एक्सटेंड भी हो सकता है, 64,000 के आसपास भी जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बाय की पोजीशन को ये कुछ दिनों के लिए और होल्ड करके चल सकते हैं। ये ऑलराइट, यानी कि चार्ट्स पे अभी ओवरबॉट नहीं है और 64,000 के स्तर भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो बाई चांस ही ऐसा कोई इंसान फिलहाल यहां पर भारत में है जो कह रहा हो कि यहां पर मुनाफा वसूली जीरे में करनी चाहिए, लगातार खरीदारी की कॉन्वर्सेशन अब भी यहां पर बनती हुई। धनंजय, आप तो यहाँ पर खरीदार के तौर पर हैं ही, आपके बाइंग पोजीशंस फिजिकल में भी हैं, आप यहाँ पर बुलिश भी रहे हैं, फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग भी हैं। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? और जैसे अमित कह रहे हैं कि 64,000 की पॉसिबिलिटी है, आप क्या लेवल्स वॉच करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। पहले जीरे के बारे में हम बात करें, उसके पहले मैं जीरे के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर। रसोई की जान है जीरा, स्वाद की पहचान है जीरा, इस वर्ष हीरे की तरह चमका है जीरा, और किसानों की मुस्कान है जीरा। ऑलराइट, तो क्लियरली पोएट बना दिया जीरे ने यहाँ पर लोगों को, धनी तो बनाया ही है साथ साथ में। लेकिन धनंजय, कैसे देखते हैं अब आप प्राइसेस आगे जाते हुए? मैडम मनीषा जी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 महीने तक जीरे में कुछ मंदियां दिख नहीं रही है, और इस भाव से भी खरीदार खड़े हैं। डोमेस्टिक ग्राहकी अच्छी है। अगर ये लास्ट वीक की हम बात करें ना, तो सिर्फ ऊंझा मंडी नहीं, सब मंडियों की बात करें, मेड़का मंडी, जोधपुर मंडी, गोंडल मंडी, राजकोट का मंडी, ऊंझा मंडी, तो सभी मंडियों में जीरे की आवकें कम हो गई है। तो वो एक थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि इतनी कम आवकें है और सामने डिमांड ज्यादा है, तो बाजार घटने की कोई संभावना दिख नहीं रही है इस रेट से, और इस रेट से शायद और भी 100 रुपए की तेजी पक्की लग रही है। अच्छा धनंजय जी, मुझे याद है जून एंड में आपसे बात हुई थी, तब 61,500 तक के लेवल्स की आप बात कर रहे थे कि बाय जुलाई ये हासिल हो जाएंगे। अब कोई नया लेवल देना चाहेंगे क्या? कहाँ जीरा देखते हैं? और दूसरी तरफ जो ये तेजी बनी है, ये प्योरली आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे है, कोई स्पेक्युलेटिव बाइंग नहीं है? ये तेजी सही तेजी है, कोई आर्टिफिशियल तेजी नहीं है। और फंडामेंटल की बात करें तो हमारा लास्ट 10-15 दिन पहले एक सेमिनार था ऊंझा के अंदर, तो वहां पर समझो 100% लोगों का यही धारणा था कि जीरे में इस रेट से 100 रुपये तेजी पक्की आने वाली है। क्योंकि और दूसरा बात सोचने की ये बात है कि जितना जीरा बैलेंस है, 10 से 15% जीरा बैलेंस है, और हमें 6 महीने निकालना है, तो 10-15% जो जीरा बैलेंस है उसके अंदर भी अगर देखने जाए तो ऊंची क्वालिटी बिल्कुल यानी बिल्कुल ही नहीं है। तो तेजी है ना, समझो जीरे में तेजी तो आने वाली है, लेकिन नीचे भाव में यदि 100 रुपये आएगी तो ऊंचे क्वालिटी में 200 रुपये की तेजी आएगी, वो पक्का है।
धनंजय, यहाँ से कैसे कहा जाता है, हम अपने यहाँ पर न्यूज रूम में भी बात करते हैं कि जीरे की जहाँ पर बात हो, मसालों की जहाँ पर बात हो, हम क्विंटल के भाव देखते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर ग्राम्स के हिसाब से खरीदता है। किस तरह की पैरिटी डिस्पैरिटी आप वहां बनता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, कस्टमर है ना, आपकी बात सही है, लेकिन कस्टमर 1000 रुपया या 1500 रुपया किलो जीरा होगा तो भी उसको खरीदना पड़ेगा उसको, क्योंकि जीरा वो किचन की आइटम है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो उसको हर भाव में खरीदना ही पड़ेगा। जी हाँ, टमाटर लोग खरीदना बंद कर सकते हैं, जो कि काफी लोगों ने कर दिया है, शायद जीरा तो खरीद ही रहे हैं। और क्लियरली दीपाली, अब हमें भी पोएट्री लिखनी चाहिए, चाहे वो टमाटर है, चना है या फिर जीरा है, क्योंकि जिस तरह का बाजार है, आई थिंक दिस इज व्हाट विल नीड टू बी डन। अमित, सिर्फ जीरा ही नहीं, जिस तरह की तेजी हमने हल्दी में, धनिया में पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है, वो जो हॉट रेड स्पाइसेस वाली चीज है वो काफी हद तक मसालों में सच साबित होती हुई। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, जीरा पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे हल्दी रही और तीसरे नंबर पे धनिया रही। तीनों ही आइटम में तेजी देखने को मिली। और अभी अगर स्पेसिफिक लेवल की मैं बात करूं तो टर्मरिक में भी अभी 65 के आसपास से जो अच्छा बूम आया वो अभी लगभग 12,000 के आसपास तक का आया। अभी पर्टिकुलर लेवल की मैं बात करूं तो 11,700 रुपए के आसपास अगस्त वायदा हल्दी में भी ट्रेडर्स को नई एंट्री बाय की करनी चाहिए। अभी वापस मेरे को लगता है 12,400 का भाव इसमें इस वीकेंड तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे 11,200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। मेरे को लगता है हल्दी में अगर ये तेजी जारी रहती है तो 13,500 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं धनिया की बात करूं तो अभी थोड़ा सा धनिया में इतना ज्यादा बड़ा तेजी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं करूं तो 7170 का भाव अगर अगस्त वायदा धनिया में मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को 69 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 75 के टारगेट के लिए। जी मनीषा। और इनफैक्ट तरीके का प्राइस ट्रेंड हमने स्पाइसेस का देखा है, स्पेशली जीरे और हल्दी का, ये किसी प्रेशियस कमोडिटी से कम नहीं हो गई हैं, या फिर कह सकते हैं एग्री बास्केट के सोने चांदी बन गई हैं जीरा और टर्मरिक। अच्छा धनंजय जी, आप क्योंकि मौजूद हैं तो क्विकली एक कमेंट टर्मरिक पर भी ले लेते हैं। यहाँ भी 13,000 के लेवल्स की बात अमित कर रहे हैं, 14,500 बाय ईयर एंड हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है वो प्राइसेस देखते हैं। आप कहाँ देख रहे हैं भाव और क्या व्यू इन स्तरों से? आने वाले फ्यूचर में टर्मरिक का भाव ऊंचा रहेगा। फिलहाल कस्टमर थोड़ा एक साथ बढ़ गया तो थोड़ा स्टैंड हो गया है, लेकिन फ्यूचर का टर्मरिक का बहुत ही अच्छा है और जल्दी से वो 125 रुपीज किलो का टारगेट क्रॉस करेगा कमोडिटी में। ऑल राइट, यानी कि मसालों में एक तरफा यहाँ पर तेजी है। और जी हाँ, जहां से भी किसी से भी आप एग्री कमोडिटीज वालों से बात करें तो वो सिर्फ मसालों में फिलहाल कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स तेज हैं और सभी पैसा यहाँ पर लगता हुआ नजर आ भी रहा है। अमित जी, जैसे धनंजय जी ने इस बार यहाँ पर पोइट्री सुनाई है, अगली बार आपको भी मसालों पर कुछ सुनाना पड़ेगा। जिस तरह की तेजी है, सिर्फ खरीदे सिर्फ कहने से शायद नहीं चलेगा। तो ये तो बात हुई मसालों की। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली मसाले अच्छी खासी तेजी पर और डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ से भी बनती हुई। लेकिन बात अब यहाँ पर चने की कर लेते हैं। और कल जिस तरह का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया, यहाँ पर ये एक और कमोडिटी है जिसे सब्सिडाइज तरीके से अब बेचने की बात की जा रही है। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी हैं। सुनील जी नमस्कार। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस नोटिफिकेशन को? किस तरह की अवेलेबिलिटी है, किस तरह का बाजार? मनीषा जी, पहले तो आप चने पे कुछ पोएम लिख कर रख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाला सुनील जी, मैं और हम लोग नहीं लिखेंगे, आप लोगों को सुनानी पड़ेगी। शायद आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक सीरियसली नोट की बात करूं तो मैं चना जो था वो सरकार के जो आंकड़े थे उससे काफी कम रहे हैं। चने के जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है काफी कम रहा है, और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हालांकि प्रोक्योरमेंट काफी अच्छा रहा है नाफेड का, लेकिन यदि सरकार के आंकड़ों से देखें तो उसके हिसाब से कम ही रहा है। दूसरा हम देखें तो मंडियों में बिल्कुल भी आवक नहीं है। न इस बार मिलों ने और ट्रेडर ने भी माल रख रखा है। हाँ, सरकार के पास बहुत माल है और सरकार ये सोच रही है कि मेरे पास सरकार के पास डिस्पोज कैसे करना है। तो सरकार उसको, क्योंकि बाकी दालें तेज है, तुअर है और उड़द तेज है, इसके लिए सरकार जो है वो कुछ निचले तबके के उपभोक्ता को रिलैक्स देना चाह रही है, जिसके चलते ये स्कीम लेके आई है। हालांकि इस स्कीम में बहुत बड़ा आपको फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो रिटेल प्राइस है अभी भी 65 और 70 के आसपास चना दाल के हैं, और कुछ संस्थानों जैसे नाफेड, एनसीसीएफ, उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सरकार जो है इसको छोटी पैकिंग में 60 रुपए और बड़ी पैकिंग में 55 रुपए रख रही है। और 1 लाख टन दाल सरकार का अगले 3 महीनों में ये बेचने का एक प्रयास रहेगा। तो जो मुझे लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट है,
PMKGY का छोटा रूप भी आप उसे कह सकते हैं। हालांकि वो फ्री बांट रही थी, सरकार इसको जो है सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार के पास एक चना है, वो सोना समझ के इसको रखना चाहिए, क्योंकि बाकी दालें ये मानसून, क्योंकि बारिश जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। आप देखोगे भी अभी आंध्रा तेलंगाना और में काफी कम बारिश है, जबकि MP और महाराष्ट्र में ठीक बारिश है। तो मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होने से हमें चना आगे आने वाले दिनों में बहुत साथ दे सकता है, यदि हम निचले कम आय वाले तबके को यदि हम सस्ती दाल खिलाना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा साधन सरकार के पास रहेगा। एक और चीज बचा के रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक और चीज सुनील जी, यूजुअली हम देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में, बारिशों के सीजन में जब यहाँ पर सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो दाल की डिमांड वैसे भी निकल के आती है, और इस बार तो सब्जियों के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छूते हैं। आप दालों के कंजम्पशन को इन अगले 1-2-3 महीने में किस तरह से देखते हैं? 3 तारीख को नाफेड ने ओपन सेल चालू करी थी, आज से हम 18 तारीख है। 15 दिन में केवल नाफेड की 6 बिड हुई है, उसमें नाफेड ने करीबन 1,40,000 टन माल बेच दिया है। तो एवरेज जो नाफेड की सेल है वो कभी भी ऐसी नहीं रही। तो ये दाल की डिमांड और बेसन की डिमांड 100% दिखा रही है। जैसा आपने कहा कि बारिश होने के बाद ग्रीन सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं और दालों के भाव जो हैं वो दालों की डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। और आगे आने वाले दिनों में हमें त्योहारी सीजन भी रहेगा, रक्षाबंधन है, उसके बाद दशहरा रहेगा और तो दीपावली रहेगी। तो इसमें आगे आने वाले दिनों में हमें दालों की डिमांड जो है बढ़ती दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि भाव जो है हमें स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि हम चने और मसूर जो MSP से काफी नीचे हैं उनको हम संभाल के रखें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी ध्यान दें। तो यानी आपको लगता है कि इस डेवलपमेंट से जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में होंगे, क्योंकि जैसे आपने भी कहा और हमें भी मालूम है कि आमतौर पे तूर का सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, लेकिन तूर का ऑल्टरनेट भी एक चने को माना जाता है एट टाइम्स। तो आपको लगता है कि इस मूव के बाद प्राइसेस थोड़े से स्टेबल होंगे? क्या व्यू है प्राइसेस पर, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो अभी भी 10 से 15% ऊपर ही है प्राइसेस? क्योंकि चने की जो टोटल डिमांड रहती है वो 80 से 90 लाख टन रहती है। तो 1 लाख टन मैं फिर कहूंगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम बड़े रूप में नहीं दे सकते कि ये प्राइस को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जहां तक बाकी दालों का है, बाकी दालों के भाव ज्यादा है, इसलिए हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो कम आय वाला तबका है इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री भी दोनों जो है उसको सप्लाई अच्छे रेट पे कर सकती है। चलिए, शुक्रिया सुनील जी अपने व्यूज देने के लिए। तो कहाँ कहाँ मिलेगी भारत दाल? काफी सारी जगह पर, नाफेड के स्टोर्स पर, मदर डेयरीज पर, और एक अच्छे प्राइस पर गवर्नमेंट भारत दाल को लेकर आई है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। विकास हमें दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, खासतौर से नॉन एग्री बास्केट पर करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए CNBC आवाज। विकास पगरिया है, साथ ही अमित खरे मौजूद हैं। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। पहले शुरुआत कर लेते हैं बुलियंस के साथ ही, क्योंकि वहां पर एक्शन काफी है। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो चांदी तो 75,000 के ऊपर डिसाइसिवली टिकी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में गोल्ड अभी भी 60,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि अपकमिंग फेड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गोल्ड के लिए, लेकिन बायस फिर भी पॉजिटिव ही है। विकास, क्या व्यू है इन लेवल से गोल्ड पर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है बुलियन ट्रेडर्स के बीच में अपकमिंग फेड मीटिंग को लेकर के क्या स्टांस रहेगा, और शायद इसीलिए वो वाइब्रेंसी हम नहीं देख रहे हैं जो हमने सिल्वर में देखी है। क्या व्यू है आपका इन स्तरों से और क्या स्ट्रैटेजीज? गोल्ड में ओवरव्यू अभी भी बुलिश ही है। गोल्ड में कंसोलिडेशन का जोन इसने 59,000 पे जो अटक रहा था उसको तोड़ के भी 59,000 के ऊपर M6 में मेंटेन कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बात करूं तो $1,940 के जो रेजिस्टेंस जोन को हल्का सा मान रहा था उसके ऊपर ही मेंटेन करके 1958 से $1,963 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। थोड़ा सा व्यू कॉशियस है, बाजार इंतजार कर रहा है फेड की अपकमिंग मीटिंग का, बट जो चार्ट्स पे जो सेंटीमेंट है वो अभी भी बुलिश ही है। तो जब तक गोल्ड 58,800 के ऊपर M6 में ट्रेड कर रहा है, गोल्ड पे टेंशन की कोई बात नहीं है। अपर रेंज में ये 59,750 तक और 60,100 तक ये जा सकता है। तो 58,800 का जो बेस है ये गोल्ड में अभी भी सपोर्ट का ही काम करेगा। तो बाई ऑन डिस्क की रणनीति रहेगी गोल्ड पे इस सपोर्ट को प्ले करके। सिल्वर आउट परफॉर्म कर चुका है सपोर्ट के जोन से घूम के, बट अभी गोल्ड में तेजी बाकी है, तो गोल्ड सिल्वर को कैचअप करेगा। तो 59,750, 60,100 गोल्ड में बहुत जल्दी हमें देखने मिलेगा, एंड आशा करता हूँ कि इसी वीक देखने मिल जाए। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। लेकिन साथ ही अगर मेटल्स की बात की जाए तो पिछले हफ्ते की तेजी इस हफ्ते यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई नजर नहीं आई। कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी, आज बहुत बारीक सपोर्ट्स यहाँ पर मेटल्स में जरूर देखने को मिली हैं। लेकिन अगर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में से कहीं कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी हो तो विकास वो कहाँ होगी?
मनीषा जी देखिए, लास्ट वीक बहुत ही अच्छा रहा मेटल्स के लिए, एकदम सब अपने हायर लेवल्स तक सारे टारगेट्स पे हिट किया। जैसा कि हम लोग एल्यूमिनियम की भी बात करें या कॉपर जिंक सबकी बात करें, सबने ऊपर के लेवल्स के टारगेट को हिट किया। चाइना से जो जीडीपी का डेटा निकल के आया वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा मेटल्स के लिए, खास करके कॉपर के लिए। इसीलिए थोड़ा सा सेंटीमेंट डेंट हुआ है। तो कंसोलिडेशन टू थोड़ा सा बायस जो है कि थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ रहेगा। तो इसमें मेरे को लगता है कि कॉपर के लिए थोड़ा सा वीकनेस 721 के अगर नीचे कॉपर ट्रेड करता है तो इसमें थोड़ा सा और वीकनेस आएगा। ये 716 तक आ सकता है, तो वहां पे ये एक इमीडिएट बाई जोन होगा 716 के करीब में। और एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम मेरे को अभी भी स्ट्रांग लगता है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 197 197.50 के करीब में, तो एल्यूमिनियम में 196.50 के स्टॉप लॉस पे एल्यूमिनियम में लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए 200 एंड 203 के टारगेट्स के लिए। और बात करूं जहाँ पे जिंक की, तो जिंक का चार्ट अभी वीक लगता है। तो जिंक में मेरे को लगता है कि नीचे थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकता है 211 210 तक। तो जिंक में नजरिया मंदी का ही रहेगा। 217 के तरफ अगर थोड़ा सा बाउंस मिलता है 1600 216 और 17 के करीब में, तो जिंक में हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे 218 के स्टॉप लॉस पे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर। क्विकली एक राय ले लेते हैं कच्चे तेल पर भी। अमित, आपकी राय क्या है? हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी कच्चे तेल में हायर लेवल से, लेकिन वापस प्राइसेस थोड़ा इंच अप हुए हैं। यूएस में भी क्रूड सप्लाईज टाइटन हुई हैं। क्या व्यू उन स्तरों से क्या ट्रेड लेना चाहिए? हाँ दीपाली, क्रूड ऑयल में जिस तरीके से कल और परसों ऊपर भाव पे सेलिंग देखने को मिली है, तो इसका चार्ट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 दिनों के लिए नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक सेलिंग का ट्रेड रिकमेंड करूंगा। 6150 के आसपास क्रूड अगर अभी आज के सेशन में मिलता है तो वहां पे एक सेल का ट्रेड रिकमेंड करूंगा मैं। 6000 रुपए का इसका इंट्राडे का टारगेट रहेगा। वहीं पे 6220 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चले। तो ओवरऑल अभी इंट्राडे के लिए सेल और राइज की स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल में अपनानी चाहिए। अमित, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्रो एज अ सेक्टर को, और यहाँ पर आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ है? मेरे से क्वेश्चन है जी अमित। गोल्ड में मैंने एक सेल का ट्रेड इंट्राडे के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि निचले भाव से लगभग 57,500 के आसपास से इसमें रिकवरी का फेज चालू हुआ और अभी 59,000 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए 59,400 के करीब इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 59,050 इंट्राडे का टारगेट है। 59,600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। वहीं पर चांदी की अगर मैं बात करूं तो 75,900 इसका एक इंट्राडे का सेलिंग का पॉइंट है। 76,700 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चले। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेड सेशन में 74,700 रुपए के प्राइस जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो 729 के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो इसमें भी एक सेल का ट्रेड लिया जाना चाहिए। जो 734 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 720 से लेकर 722 रुपए के इसके टारगेट रहेंगे जी। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए बेस मेटल्स में कॉपर पर और साथ ही गोल्ड पर खरीदारी की सलाह अमित की ओर से। शुक्रिया विकास और अमित, आप दोनों कहीं आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।